गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। आज हम लोग अपने सीआरपीसी के जो द 10 क्वेश्चन शो है उसमें हम लोग नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे 130 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 130 से, और कवर करेंगे 140 तक। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखें। बस 10 क्वेश्चंस ही हैं, बट इसके नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहें तो आपको पीटी प्लस इंटरव्यू प्लस मेंस तीनों में काम आएगा। क्योंकि मेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली काम आएगा ही आएगा, और पीटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और मैं पहले बता दूँ, इसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिक्स्ड हैं। ये क्वेश्चंस आपको हायर जुडिशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग आपके सिविल जज, एपीयू या किसी भी लॉ एग्जाम के लिए परफेक्ट हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 कहता है, द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शैल बी लग गया। सो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, क्वेश्चन का मेन कंसर्न क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा हर एक पुलिस वाले के द्वारा जब वो अरेस्ट कर रहा होगा। अब वो जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बन चुका है उसके बारे में कह रहा है कि अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू विटनेसेस, वन ऑफ विच शैल बी ए मेंबर ऑफ फैमिली, वन ऑफ द वन ऑफ विच शैल बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली अरेस्टेड। बड़ा क्लियर कहता है कि अरेस्टेड अटेस्ट होगा कम से कम दो गवाहों के द्वारा, उनमें से एक जो गवाह होगा वो फैमिली जिसमें से जिसको जिसको अरेस्ट किया गया उसके कोई फैमिली मेंबर होंगे। दूसरा फिर ऑप्शन कहता है अटेस्टेड बाई एटलीस्ट टू विटनेसेस, अटेस्ट कम से कम दो विटनेसेस के जरिए होगा, उनमें से एक जो होगा वो फैमिली मेंबर होगा, और दूसरा जो होगा कोई गैजेटेड ऑफिसर होगा जो कि उसी सोसाइटी या उसी लोकेलिटी में रहता होगा जहां से अरेस्ट किया गया है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है, सी नंबर ऑप्शन, कि अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेसेस, कम से कम एक विटनेस के द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए, हु इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया उसके किसी फैमिली मेंबर से अरेस्ट करवा लिया तो कम बात चल जाती है, नहीं हो जाएगा। या रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, या उसी लोकेलिटी में कोई भी जो रिस्पेक्टेबल मेंबर है उससे भी अगर आपने अटेस्ट करवा लिया तो भी मेमोरेंडम का काम चल जाएगा, यानी जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो जाएगा। डी कहता है एज फार एज मे बी पॉसिबल इन द सर्कमस्टांसेज इन विच रिस्ट इज मेड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। तो यहाँ पर कहता है एज फार एज मे बी पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, विच अरेस्ट इज मेड, अटेस्ट होना चाहिए कम से कम एक गवाह के द्वारा। तो ये जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनेगा, और ये कब बनेगा? जब भी कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा उस समय ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनेगा। तो ये जो प्रोविजन अगर आप ध्यान से अगर आप रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये सेक्शन 41B से जाके कनेक्ट होता है। और मैं आपको दिखा दूं सेक्शन 41B में क्या कहता है। सेक्शन 41B में बहुत क्लियर कहा गया है कि अटेस्ट होना चाहिए कम से कम एक विटनेस के द्वारा जो कि मेंबर फैमिली का मेंबर हो सकता है, या कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है उसी लोकेलिटी का जहां से अरेस्ट किया गया है, और काउंटर साइन किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसको कि अरेस्ट किया गया है। तो बड़ा क्लियर सा मैसेज है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में टू विटनेस है तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी में भी टू विटनेस है तो फिर ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ तो यहाँ पर वन विटनेस कहता है। और इसमें बहुत क्लियर मेंशन किया गया है पूरा का पूरा लाइन को कि हु इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और ए रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड एंड शैल बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। तो यहाँ पूरी बात मेंशन की गई है कि भैया कम से कम एक मेंबर के द्वारा टेस्ट किया जाना चाहिए, वो चाहे तो फैमिली का मेंबर हो सकता है या वो उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साथ में एक बात और भी कही गई है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उससे काउंटर साइन करवाया जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 41B ऑफ द सीआरपीसी। अब इसमें से देख लेते हैं, छोटा छोटा मामला है, बहुत छोटे छोटे मामले हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 131। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर ए
प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B ऑफ सीआरपीसी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने दो बातें क्लियर करी हैं। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट। इसमें से कह रहा है कि नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट, मतलब जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है। किस बात के लिए? और प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। मैंने पहले भी कहा कि अरेस्ट कुछ नहीं है, अरेस्ट एक प्रोसीजर है, अरेस्ट एक प्रोसीजर है। तो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के प्रॉपर प्रोसीजर के लिए ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है, ये आपको इसमें से ABCD में से बताना है। ठीक है, क्या जरूरी नहीं है, एज पर सेक्शन 41B। ठीक है, तो 41B है क्या, पहले आप ये भी जान लीजिए, साथ में पहले 41B भी आप जान सकते हैं। लेट मी शो यू 41B किसके बारे में बात करता है। 41B बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो अरेस्ट कैसे किया जाएगा और ऑफिसर जो अरेस्ट करने आ रहा है उसकी ड्यूटी क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, चलिए लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शंस। So the police officer shall bear an accurate identification of his name। तो यहाँ पर कहा गया प्रोसीजर में, अंडर सेक्शन 41B में भी कहा गया है कि भैया जो पुलिस ऑफिसर है वो अपना एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन अपने नाम का रखेगा। दुई, द पुलिस ऑफिसर शैल बियर ए विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। तो कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है विजिबल एंड क्लियर, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, जिससे पहचाना जा सके, एक्यूरेटली पहचाना जा सके कि ये कौन सा बंदा है, उसका नाम पता होना चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उसके नाम का। ओके, तीसरा ऑप्शन है द पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को काउंटर साइन कराया ही जाता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज द राइट टू लीगल काउंसिल ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो क्या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि भैया वो अरेस्टेड पर्सन को बताएगा कि हाँ ड्यूरिंग इंटरोगेशन तुम्हें पुलिस काउंसिल मिल सकता है, उसका राइट है एज पर सेक्शन 41 भी। देखो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये राइट है, दिस इज अ राइट। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड हैज दैट ही हैज द राइट ऑफ लीगल काउंसिल ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 41D में है, when any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation। बट ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, भैया राइट है, सिर्फ राइट है, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट। यहाँ पर कह रहा है कि ही शैल बी इंटाइटल्ड, हकदार होगा, बट ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि भैया पुलिस वाला बताएगा। ना तो ये बात 41B में कही गई है, ना तो 41D में कही गई है, बट यहाँ पर ये बात कही गई है D में। और हमारे लिए क्या कहना है, नॉट नेसेसरी। तो ये हमारे लिए D ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है अरेस्ट के प्रोसीजर में। अरेस्ट के प्रोसीजर में क्या जरूरी है भैया, नाम क्लियर होना चाहिए, ने एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक्यूरेट एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, विजिबल। ये क्या है 41B। तो आप यहाँ पे देखिए 41B A यहाँ पर क्लियर कर दिया, 41B A। ओके, दूसरी बात मेमोरेंडम बनाना है तो यहाँ पर मेमोरेंडम ही बनेगा, ये यहाँ पर है मेमोरेंडम, तो 41B का B ये भी यहाँ पर बता दिया। अब लेकिन ये जो पोर्शन है ये नेसेसरी नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 132। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 करें, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं, रिमाइंड करा दूं कि ये जो सीरीज है बहुत पहले से चल रहा है, इसके 10-11 एपिसोड्स आ चुके हैं और आपको इसमें सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। हाँ बस ये याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर एक एक सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन शॉर्ट ये डिटेल में कम से कम 1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर है, जो कि आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, डिटेल का वर्जन मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको जानने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ ऐप पर जा करके इन वीडियोस को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, so coming to the section, sorry, question number 132. Procedure of arrest and duties of officer making arrest is provided in section। अभी जस्ट डिस्कस किया है
प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने का प्रोसीजर, और ऑफिसर जो अरेस्ट करता है उसकी ड्यूटी क्या है, तो वो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 41B। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Now, next question 133. Under section 41C of CRPC, state government shall establish पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, दो बातें हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो करेगी, यानी मैंडेटरी है, कंपलसरी है इस्टेब्लिश करना पुलिस कंट्रोल रूम। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार जो है अंडर सेक्शन 41C क्या कर रहे हैं कि भैया स्टैब्लिश करिए पुलिस कंट्रोल रूम, लेकिन ये पुलिस कंट्रोल रूम क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर होगा, कमिश्नर के लेवल पर होगा, कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर होगा। तो ये प्रोविजन कहाँ से कनेक्टेड है, 41C से। सो लेट्स सी 41C पहले, 41C में क्या कहा गया है, कनेक्ट सेक्शन 41C कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ से देखिए कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। तो इसको पढ़ करके अगर आपने ऑप्शन लगाया है बेयर एक्ट पढ़ करके, कहते हो सर मैं बेयर एक्ट पढ़ता हूँ या मैं बेयर एक्ट पढ़ती हूँ, बेयर एक्ट में सब कुछ है, तो भाई यहाँ देख लो ये चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर आप जाओगे तो यहाँ स्टेट लेवल लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है मार्जिनल नोट, सिर्फ और सिर्फ लिख रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, अंदर का कंटेंट जरूर पढ़ना चाहिए 200%, अदरवाइज गड़बड़ होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों ही लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम बनेगा एज पर सेक्शन 41C। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 134। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट ढूंढना है सही वाला, रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एन अरेस्टी, अरेस्टेड पर्सन का राइट्स हमें निकालना है इनमें से। ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, कोई पर्सन है अरेस्ट किया गया विदाउट वारंट, हैज दी राइट टू, किस बात का, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड। ऑब्वियस ही बात है भाई, उस पर्सन को जरूरत है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरा, हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अरेस्ट, भैया उसको बताना होता है अरेस्ट के बारे में, ऐसा उसका राइट है। नंबर तीसरा, हैव एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट इंटरोगेशन, और लास्ट कहता है बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर। तो सवाल ये है कि भैया अरेस्टेड पर्सन का राइट इनमें से है क्या, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर है कि भैया अरेस्टेड पर्सन को ये अधिकार होगा कि वो अपने फ्रेंड्स को बता सके, ये आपको कहाँ मिलेगा 50A पे, मैं आपको शो भी करता हूँ साथ के साथ। देखिए यहाँ पर देखिए ऑब्लिगेशन है उस पर्सन के ऊपर जिसने अरेस्ट किया है, उसकी एक तरीके से ये ड्यूटी बनती है यहाँ पर, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड शैल forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends or relative। तो सेक्शन 50A है, यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन का ये एक तरीके का राइट है, जहाँ पर क्या है और इसकी ड्यूटी बन रही है पुलिस वाले की कि भैया उसको क्या करेगा, उसको बताएगा, उसके फ्रेंड्स को सारी चीज़ें बताएगा कि भैया हमने यहाँ तक अरेस्ट किया है सो एंड सो। इसके अलावा तो ये वाला पार्ट, इसके अलावा हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम, जिसको वो चाहे उसको बता सकता है कि भाई जिसके बारे में बताना चाहता है, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन, वो पर्सन जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करता है कि मुझे इस पर्सन को अपने अरेस्ट के बारे में बताना है, उसको वो अपने अरेस्ट के बारे में बता सकता है। तीसरा ऑप्शन है हैव एडवोकेट ऑफ ए चॉइस रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट, तो ये वाला ऑप्शन जो है 41D से निकल के आता है, जो कि ये गलत है, ये आपको मैं पहले बता दूं ये उसका राइट नहीं है। यहाँ पर कह रहा है थ्रू आउट इंटरोगेशन, लेकिन अगर आप 41D को देखोगे तो थ्रू आउट इंटरोगेशन की बात नहीं करता है, बहुत बारीकी से निकाला गया है। यहाँ देखिए लिखा गया दो, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, तो पूरे इंटेरोगेशन के दौरान कोई भी वकील या कोई भी एडवोकेट, कोई भी अधिवक्ता नहीं रह सकते हैं, और ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन का है। सो 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135।
under which provision an arrested person has right to meet an advocate of his choice during interrogation. Under which provision an arrested person has right to meet an advocate of his choice. तो मजेदार चीज क्या है, अभी जस्ट बताया 41D। यहाँ पर क्या है, अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, 41D, कुछ नहीं करना उसमें। क्वेश्चन नंबर 136, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41A(1), ध्यान दीजिएगा 41A(1) of CRPC as inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2008, 5 of 2009 and amended in 2010, the police officer shall issue a notice redirecting the alleged accused, though he has committed a cognizable offense, to appear before him or such other place as specified in the notice in all the cases where the arrest of the person is not required under so and so. तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, आप सबको पता है कि 41A, देखिए मैं दिखाता हूं 41A, ये रहा 41A। यहाँ पर देखिए छोटा सा फुटनोट लिखा हुआ है 3, ये रहा फुटनोट नंबर 3, ये रहा आपका इंसर्टेड बाय एस, IBID मतलब सेम एज अबव। तो यहाँ पर देखिए WEF आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, 1/11/2010, ठीक है। चलिए अब मजेदार चीज क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर 1/11/2010, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, CRPC में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके 41A को इंसर्ट किया गया। बाद में इसको अमेंड किया गया 2010 में, और यहाँ पर नोटिस वाले जो प्रोविजन है उसको क्लियर किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41A, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर भी आपको 2010 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और सब्सटीट्यूट किया गया, इंसर्ट सब्सटीट्यूट इंसर्ट सब्सटीट्यूट। तो पूरा का पूरा जो सेक्शन है इंसर्ट किया गया है और ये लागू हुआ है 1 नवंबर 2010 से, ठीक है। सो नाउ एक इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिली, एक नॉलेज आपको मिला कि सेक्शन 41A को इंसर्ट किया गया है CRPC में 2009 में, और ये लागू हुआ है 2010 से, यही बात यहाँ पर कही गई है। एक्ट हुआ था 2008 का, इसका एक्ट का नंबर 2009 है, अमेंडमेंट करके यहाँ लाया गया, लागू किया गया नवंबर 2010 से, ओके। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। अब सेक्शन 41A के तहत क्या है, 41A कहता है कि इवन दो पुलिस वाले को पता है कि हम जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है, लेकिन इवन दो ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, बट पुलिस वाले उसको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे किन मामलों में किया जा सकता है, तो भैया विदाउट वारंट अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 41(1) के अंदर दिया गया है, या यूं कहिए सेक्शन 41 में ही पूरा का पूरा पार्ट दिया गया है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 41, नो, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। प्रोविजन, देखिए सवाल ट्विस्टेड है, मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1B, नो। प्रोविजन ऑफ सब 1C 41, नो। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। कहने का मतलब बड़ा सीधा है फ्रेंड्स, कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन है, अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन आपको दिया है। अब यहां पर अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन दिया है कि इन मामलों में, जो भी यहां पर मामले दिए गए हैं 10 मामले, इन सारे मामलों में अरेस्ट बिना वारंट के किया जा सकता है। लेकिन पुलिस, देखिए पुलिस वाले को ये पता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में, लेकिन फिर भी वो 41A सब सेक्शन 1 के तहत क्या कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। तो बस ट्विस्ट करके उल्टा पूछा गया कि भैया हमने जिस अपराध के लिए नोटिस दिया है वो अपराध किस कैटेगरी में आता है, तो अपराध आता है सेक्शन 41(1) के कैटेगरी में आता है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 137। When is an arrested person entitled to meet an advocate of his choice? During interrogation, after interrogation, throughout interrogation,
ऑल द अबव आर करेक्ट। सो ड्यूरिंग इंटरोगेशन, आफ्टर इंटरोगेशन, थ्रू आउट इंटरोगेशन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ ड्यूरिंग इंटरोगेशन। आफ्टर इंटरोगेशन तो कोई जरूरत ही नहीं है वकील साहब की, थ्रू आउट इंटरोगेशन रह नहीं सकते। सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ये कहाँ मिलेगा, 41D में। ओके, यहाँ देखिए ड्यूरिंग इंटरोगेशन भी लिखा गया है। क्लियर, ड्यूरिंग इंटरोगेशन, थ्रू दो, नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। नाउ लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना, सही नहीं। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नाउ सी, where a private person or an authorized person has a right to arrest a person and made him over to the custody of police. Such private person can also make search of such arrested person. अब पहले आराम से समझिए ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है और आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले देखिए, यहाँ कहता है कि जहां अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, या किसी व्यक्ति जो कि उसको अथॉराइज अथॉरिटी थी, उसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, हैंड ओवर कर देगा पुलिस को, कस्टडी ऑफ पुलिस। ओके, आगे कहता है कि जिस प्राइवेट पर्सन ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्टेड पर्सन की तलाशी ले सकता है, यानी कि सर्च कर सकता है, उसको इन पर्सन सर्च कर सकता है। तो मुझे ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ये गलत ऑप्शन है। फिर भी मैं आगे देख रहा हूँ, हमें गलत ही ढूंढना है। और ये अगर आप जाके देखोगे सेक्शन 43 में, तो अगर बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है, आधी अधूरी बात हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन तलाशी नहीं ले सकता है एज पर सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी। तलाशी लेने का प्रोविजन नहीं है। फिर भी आगे देखिए, इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर इंक्लूडेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, इंक्वायरी और ट्रायल क्या है, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। ये क्या होगा, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का ही हिस्सा होगा। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहाँ दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 2I सीआरपीसी में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इंक्वायरी का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, तो 2G में इंक्वायरी का डेफिनेशन दिया है, द टर्म ट्रायल इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द सीआरपीसी। Number C, complaint may be made by any person and it is not necessary that the injured or the affected only should complain. तो कंप्लेंट शब्द की परिभाषा 2D में दी गई है सीआरपीसी में, और कह रहा है कि कंप्लेंट जो है कोई भी पर्सन कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो इंजर्ड पर्सन है या जो अफेक्टेड पर्सन है सिर्फ उसी को कंप्लेन करना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एज पर सेक्शन 2D। तो यहाँ पर कौन कर सकता है कंप्लेंट, विक्टिम के अलावे उसके लीगल एयर्स भी कर सकते हैं, उसके लीगल एयर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब तो बताया हुआ है, गार्जियन भी कर सकते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर डी, चार्जेज आर फ्रेम्ड ओनली इन वारंट केसेस, देयर इज नो नीड टू फ्रेम चार्ज शीट इन पिटी समन्स केसेस। तो बहुत सही बात है, ये तो बहुत क्लियर सा मामला है कि वारंट केस के मामले में ही चार्जेज फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है समन केस में चार्ज फ्रेम करने की। ये बात ही बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब चार्ज का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, तो आप ये भी याद रख लीजिए, चार्ज का डेफिनेशन 2C में दिया गया है। 2C में दिया गया है, नो, 2B में दिया गया है, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, 2B। ए में बेलेबल नॉन बेलेबल, बी में चार्ज, सी में कॉग्निजेबल, डी में कंप्लेंट, ई में हाई कोर्ट। आपको याद रखना है इन चीजों को। सो 2B में चार्जेस के डेफिनेशन दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। जो ऑप्शन गलत है वो यही ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर आपको इसके लिए थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 43 को। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 43C, ये रहा आपके सामने 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, क्या इसमें कहीं पर सर्च का ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्च कर सकता है, इसलिए जानबूझ करके ये मैंने बोल्ड और इटैलिक में रखा हुआ है, सच प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक सर्च ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन। सच प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक सर्च ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन। तो कर सकता है क्या, तो यहाँ पर है, नहीं है। देखिए ध्यान से, द सॉरी यहाँ पर 40
कहाँ गया, 43, 43, यस या। Any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense। तो वो व्यक्ति जिसने किसी प्राइवेट पर्सन के सामने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर, मेक ओवर मतलब हैंड ओवर करना, और कॉज टू बी मेड ओवर, और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर। उसको क्या कर देना है, इमीडिएटली जहां तक हो सके तुरंत उसको पुलिस ऑफिसर को क्या कर देना है, सौंप देना है, दे देना है। और अगर एब्सेंस है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन द कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला आसपास नहीं है, तो उसको पकड़ करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जा करके उसको पुलिस स्टेशन में कस्टडी पर दे देना है। इसमें तलाशी की बात नहीं है, सर्च की बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सब सेक्शन 1 में, जरा सब सेक्शन 2 भी आप देख लो। इफ देयर इज to believe that such person comes under the provision of section 41, a police officer shall rearrest him। इसमें भी कहीं सर्च की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provision under of section 42। अगेन आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगेन यहाँ पर सर्च वर्ड मिसिंग है, सर्च है ही नहीं। बट इफ देयर इज नो sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released। तो तुरंत उसको छोड़ दिया। तो कहीं पर आप सर्च का ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। ये प्राइवेट पर्सन अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, तो वो प्राइवेट पर्सन ही उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। ये प्रोविजन, ये ताकत, ये प्रोविजन कहीं भी किसी प्रोविजन में अंडर सेक्शन 43 कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है। तो आपके लिए जो सही आंसर होगा यहाँ पर यही होगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए मैं बहुत इन डेप्थ आपको शेयर कर रहा हूँ, शांति से पढ़ना, शांति से समझना, उड़ उड़ के नहीं जाना है, दौड़ दौड़ के नहीं जाना है। चीजों को आप ग्रेस्प करने पर कोशिश करो, ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, which section of the code of criminal procedure authorizes a private person to arrest any person committing cognizable offense। भैया कौन सा वो सेक्शन है, तो सेक्शन तो भी जस्ट आपको बताया, सेक्शन नंबर 43। हाँ, इंफॉर्मेशन साथ में कुछ कनेक्टेड दे दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पर्सन, पर्सन कहाँ डिफाइंड है, पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी। और अगर इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप ढूंढोगे तो सेक्शन 231 आईटी एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 2C डिफाइंड है। ओके, 2C ऑफ द सीआरपीसी में डिफाइंड है। ओके, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस को पावर है अरेस्ट विदाउट वारंट करने का, या आप ऐसे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, coming to the next and I think last question, yeah, this is the last one, 140 is the last question. Question number 140, when a private person may arrest any person under the provision of the code of criminal। देखिए क्वेश्चन एक, सेक्शन एक ही है, सेक्शन कौन सा हमारे पास आ रहा है, 43 43 43, लेकिन क्वेश्चन को एकदम ट्विस्ट करके एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, आपको सेक्शन के कंटेंट पर फोकस करना है, हर छोटी से छोटी चीज जहां तक हो सके बारीकी से नोट डाउन कर लेनी है। इफ एनी पर्सन कमिट्स अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस, भैया कह रहा है कि कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, तो बेलेबल ऑफेंस करेगा तो कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, गलत आंसर। इफ एनी पर्सन कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल लिख दिया है, तो भी ये गलत, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल बात ही खत्म हो गई। इफ एनी पर्सन कमिट्स अ बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, फिर यहाँ बेलेबल ले आया,
यहाँ पर करना ही कुछ नहीं है आपको। इफ एनी पर्सन कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सेक्शन 43 में यही तो कहा गया है। देखिए, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कब करेगा? उसकी उपस्थिति में करेगा तब। ओके, चलिए फिर आज के लिए फ्रेंड्स यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।